गाइस चालू करते हैं आप लोग का एक नया चैप्टर जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ की अकाउंटिंग चालू कर रहे हैं। एनपीओ इज लाइक व्हाट? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो बेसिक अकाउंटिंग होगी वो नॉर्मल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो अकाउंटिंग के जो आपके रूल्स रहेंगे वो सब कुछ सेम रहेंगे। मतलब डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं वही हम लोग यहाँ पे भी फॉलो करते रहेंगे। पर थोड़ा सा क्या डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इसकी, ठीक है, अकाउंटिंग को लेके। क्योंकि जब हम एनपीओ की बात करते हैं तो एनपीओ के अंदर चीजें थोड़ी सी अलग होती है। जैसे अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, अपन बात करते हैं पार्टनरशिप के अंदर। तो पार्टनरशिप के खुद के एक सेपरेट अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप के अंदर ऐसे अकाउंट्स बनते हैं जो बाकी नॉर्मल कंपनीज में नहीं बनते। कंपनी के अकाउंट्स थोड़े से अलग होते हैं, पार्टनरशिप के अकाउंट्स थोड़े से अलग होते हैं। तो हर जगह जो भी बिजनेस मॉडल होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अकाउंट्स में डिफरेंस आ जाता है। तो आज अपन बात कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एनजीओस भी हो सकते हैं इसके अंदर, स्कूल्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकते हैं। ये सब इसके अंदर आते हैं, एनपीओ की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। एनपीओ कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर डिफाइंड होता है। किसके अंदर डिफाइंड होता है? कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर। मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो मेन पर्पस है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, हालांकि उसका दूसरा जो काम होता है वो होता है सोसाइटी की किसी ना किसी चीज में हेल्प करना या किसी ना किसी चीज को कल्टीवेट करना लोगों के बीच में। जैसे कि स्पोर्ट्स है, अब कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स क्लब का काम क्या है कि प्रॉफिट तो देखो थोड़ा बहुत तो उसे रेवेन्यू लेना ही पड़ेगा। आज अगर किसी स्पोर्ट्स क्लब को अपना काम चलाना है, बिजनेस चलाना है, तो थोड़ा बहुत तो वो पैसा लेगा ही, बट उसका जो काम होता है वो बहुत ज्यादा पैसा नहीं लेना होता, ठीक है। आज वो थोड़ा कम पैसा लेगा बट आपको फैसिलिटीज बहुत ज्यादा दे देगा। जैसे ही अपने क्लब्स होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब अपने एनपीओस होते हैं। क्या होते हैं? ये सारे के सारे अपने एनपीओस होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। बेटा फोन साइलेंट कर लेना सब, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब अपने एनपीओस होते हैं। क्लब्स हो गए, एसोसिएशंस हो गए, जय क्लब हो गया, जयपुर क्लब हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब अपने होते हैं क्लब्स या एसोसिएशंस। ये सब एनजीओस एनपीओस के अंदर आते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है? जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, हॉस्पिटल एक चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहा है। हॉस्पिटल क्या हो जाएगा? हॉस्पिटल भी एक एनपीओ हो जाता है। अपना स्कूल ये भी क्या हो जाता है? एक एनपीओ हो जाता है। क्या हो जाता है? स्कूल भी एनपीओ हो जाता है। अब बेसिकली होता क्या है, नॉर्मली जब हम प्रॉफिट या लॉस कमाते हैं तो नॉर्मल एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लोग क्या बनाते थे? ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। क्या बनाते थे? ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाते थे। सो हम लोग वहां पे ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया करते थे। क्या बनाया करते थे? ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग वहां पे बनाया करते थे। तो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, और हम लोग वहां पे बनाया करते थे एक छोटी सी बैलेंस शीट। क्या बनाया करते थे? बैलेंस शीट बनाया करते थे। सो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, ये हमारे क्या होते थे? हमारे फोटे होते थे जो मेनली हम लोग को जो अकाउंट्स बनाने पड़ते थे वहां पे, वो होता था ट्रेडिंग पीएनएल और, ठीक है, बैलेंस शीट। अगर एनपीओ की बात करते हैं तो एनपीओ के अंदर ये ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट नहीं बनते, क्योंकि वहां पे उन लोग का जो काम होता है वो मेनली प्रॉफिट मेकिंग का नहीं होता। वहां पे जो हम लोग का अकाउंट बनाने हैं वो होते हैं हमारे 3 अकाउंट्स। वो जो 3 मेन अकाउंट्स हमको दिखाए जाते हैं वो होता है, सबसे पहला तो अकाउंट होता है रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो पहला जो हमें अकाउंट मिलता है वो होता है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट मतलब पैसा कमाना, पैसा आपके पास आ रहा है, पेमेंट्स मतलब पैसा आपके पास से जा रहा है। इट इज जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट या कैश बुक। ये किसके जैसा होता है? कैश अकाउंट के जैसा या कैश बुक के जैसा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश का आना और कैश का जाना रिकॉर्ड होता है। क्या रिकॉर्ड होता है इसके अंदर बेटे? कैश का आना या कैश का जाना रिकॉर्ड होता है। इसके अंदर और कुछ भी नहीं आता। कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, सिर्फ वही रिकॉर्ड होता है। क्या रिकॉर्ड होता है? कैश का आना और कैश का जाना रिकॉर्ड होता है। दूसरा हम लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज समवेयर सिमिलर टू योर ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। ये ट्रेडिंग और पीएनएल के जैसा जैसा होता है, थोड़ा थोड़ा, मतलब ऑलमोस्ट वैसा ही होता है। ये मान के चलिए, बस यहाँ पे क्या होता है, आपका प्रॉफिट और लॉस कमाने का काम नहीं होता, मगर आप डेफिनेटली अगर कुछ भी काम करते हो तो थोड़ी तो इनकम आती है, थोड़ा तो एक्सपेंडिचर आता ही होता है। क्या होता है कि जब हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, नॉर्मल बिजनेस की बात करते हैं, तो उसका जो प्रॉफिट आता है ना वो उसके मालिक को, ओनर को दे दिया जाता है। बट जब हम बात करते हैं एक एनपीओ के बारे में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो उसका प्रॉफिट कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। उसमें कभी भी किसी को भी किसी भी पर्सन को कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जैसे आज अगर मैं किसी एनपीओ के अंदर क्या करता हूँ, एनपीओ के अंदर मैंने किसी एनपीओ को ज्वाइन कर लिया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया, तो उसका जो प्रॉफिट होगा ना
वो अल्टीमेटली किसको मिलेगा? सारा का सारा प्रॉफिट उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ऐड हो जाएगा। कोई मंदिर है, ठीक है, कोई हॉस्पिटल है, कोई ट्रस्ट है, ठीक है, कोई सोसाइटी है, ठीक है, या फिर जैसे कोई स्कूल है, ये कोई कॉलेज हो गया, तो इसके अंदर जितना भी प्रॉफिट आता है वो अल्टीमेटली उस ट्रस्ट के पास ही आएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास ही आएगा। मगर क्या होता है, जैसे आज मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, आई एम वर्किंग देयर, सो ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सैलरी नहीं लूंगा, मैं सैलरी तो लूंगा मगर मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यू विल नॉट गेट प्रॉफिट हियर, but definitely you'll get share of profit in the terms of salary. But if you're working over there like any other employee, तो आपको सैलरी तो वहां पे दी ही जाएगी, जैसे आपको नॉर्मली सैलरी मिलती है कहीं पे भी काम करने पे। तो आप अगर एक एनपीओ में, एक एनजीओ में काम करते हो, एनपीओ पे काम करते हो, तो भी आपको सैलरी दी जाती है। आपको समझ आ रहा है भाई? एनजीओ जो होते हैं वो 50-50 हजार, 70-70 हजार की सैलरीज बांटते हैं। आपको क्या लगता है कि एनजीओ के अंदर सैलरीज नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती है। हाँ, आप जितना डिजर्व करते हो, अगर आप 2 लाख रुपए कमा सकते हो तो एनजीओ आपको वहां उस काम के 50,000 ही देगा अगर आप वहां पे जाके काम करोगे तो एनजीओ की जो सैलरी होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है, ठीक है, डेफिनेटली एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि वो लोगों से इतना चार्ज नहीं लेता, उतना चार्ज नहीं लेता। एक एनजीओ है, एक एनपीओ कोई स्कूल चला रहा है, तो स्कूल चलाएगा तो टीचर की जो सैलरी हो सकती है वो हो सकता है कंपैरेटिवली बाकी किसी प्राइवेट स्कूल से कम हो। प्राइवेट स्कूल हो सकता है ज्यादा पेमेंट देता हो, ठीक है, और हो सकता है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वहां पे उन लोगों ने कहा कि देखो सैलरी तो देंगे बट उतनी ज्यादा सैलरी नहीं देंगे जितना आपको एक प्राइवेट स्कूल दे सकता है, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप यहाँ पे आके, ठीक है, गरीब बच्चों को पढ़ाओ। तो इन सब पर्पस के लिए भी आप क्या कर सकते हो, इन सब पर्पस के लिए भी एनजीओ काम करता है। बट ऐसा नहीं है कि गरीब बच्चों से बिल्कुल ही पैसा नहीं लेते, वो लेते हैं बट बहुत कम फीस लेते हैं, लाइक 1000 रुपीज फीस ले रहे हैं पर बच्चे से महीने का, या पूरे साल का 1000 रुपीज 2000 रुपीज का चार्ज है। तो जहां पे पढ़ाई लाख रुपए जाती है वहां पे अगर वो 1000-2000 ले रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल भी उनका कोई टारगेट प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट समवेयर उनको पता है कि थोड़ा बिजनेस चलाने के लिए, काम चलाने के लिए सैलरीज, रेंटल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स थोड़ा सा पे ऑफ करने के लिए हमें चाहिए। मगर इनके पास क्या होता है, इनके पास बहुत सारे तरीके से पैसा आ जाता है, डोनेशन आ जाता है, इनके पास कहीं से फंड आ जाता है, कोई अमीर आदमी उसने हेल्प कर दिया कि हाँ ठीक है चलो मैं आपको फंड देता हूँ, ठीक है, कि आप स्कूल का बिल्डिंग बनाने के लिए मैं आपको 20 लाख रुपए का फंड देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इनके पास अच्छा खासा फंड आ जाता है, क्या आ जाता है, इनके पास अच्छा खासा फंड आ जाता है। सो दिस इज हाउ दे गेट फंड। इनको क्या मिल जाता है, इनको फंड्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, इनको फंड्स मिल जाते हैं। तो इनके पास इस तरीके से क्या होता है, फंड्स आ जाते हैं, पैसा आ जाता है। तो दिस इज हाउ दे गेट व्हाट, दे गेट मनी। इनको क्या मिल जाता है, फंड मिल जाता है। अब फंड मिल जाता है इनको बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, गार्डन बनाने के लिए, इस तरीके से लोग क्या करते हैं, कमा सकते हैं। आज एक एग्जांपल देके चलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं एक एनजीओ के बारे में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एनपीओ के बारे में। जैसे जे क्लब है, तो जे क्लब क्या है, जे क्लब एक एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो मेंबरशिप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लोगों से मेंबरशिप ले लेते हैं। अब मेंबरशिप भी 2 तरीके की होती है, एक तो होती है लाइफ मेंबरशिप फीस, एक होती है जहां पे आप सब्सक्रिप्शन दे दो। सब्सक्रिप्शन मतलब हर साल मेरे को मेंबर कंटिन्यू करना है तो मैं हर साल का सब्सक्रिप्शन देता रहूंगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मैंने सीधे 20 लाख रुपए दे दिए, लाइफ टाइम की मेंबरशिप ले ली। अब मैं जिंदगी भर इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन के रहूंगा। एक मैंने क्या किया, एक मैंने, ठीक है, बोला कि कंपनी से पूछा कि आपकी ईयरली पैकेज कितना है, तो उन्होंने कहा ईयरली हमारे 40,000 रुपीज लगता है, ठीक है, या 50,000 रुपीज लगते हैं, या ईयरली हम लोग 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लेते हैं। तो मैंने कहा कि मैं 1.5 लाख रुपए दूंगा हर साल और हर साल की मेंबरशिप कंटिन्यू करूंगा। किसी साल मुझे कंटिन्यू नहीं करना तो मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज हाउ आई बिकम अ सब्सक्राइबर। तो इनके पास जो इनकम्स होती है वो होती है सब्सक्रिप्शन की इनकम। कई बार ये लोग क्या करते हैं, एंट्रेंस फीस भी लेते हैं। जब कोई नया बंदा पहली बार एंटर होता है, पहली बार मेंबर बनता है, तो एंट्रेंस फीस भी लेते हैं। जैसे स्कूल वाले लेते हैं हमसे एडमिशन फीस, तो स्कूल वाले सबसे पहले हम लोग से क्या लेते हैं, एडमिशन फीस लेते हैं कि आपका एक फाइल बनेगा, आपका एक रजिस्टर बनेगा, आपकी एंट्रीज करी जाएगी, उसके अंदर आपका सेपरेट फाइल बनेगा, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करे जाएंगे। दैट इज योर एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस। सबसे पहले तो आपसे एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस ली जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे क्या करा जाएगा, बाकी की जो स्कूल की फीस है वो अलग है, तो स्कूल से अलग फीस लेंगे। तो दिस इज हाउ एक एनजीओ, एक एनपीओ भी क्या करता है, इसी तरीके से ले रहा है, ठीक है, एंट्रेंस फीस अलग ले रहा है, उसके अलावा आपसे सब्सक्रिप्शन ले रहा है, लाइफ मेंबरशिप फीस अगर आप देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। जैसे जय क्लब के अंदर शादियां होती है, आपको पता है जय क्लब एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है उसके पास, वहां पे शादियां होती है। शादियों में क्या होता है, बेसिकली जैसे जो मेंबर होता है ना, अगर किसी को शादी करनी है तो या तो वो मेंबर हो वहां का, ठीक है, कोई फंक्शन करना है तो मेंबर हो वहां पे, तो बहुत इजीली और बहुत सस्ते में दे देते हैं मेंबर को।
नॉन मेंबर होता है तो उसको थोड़ा सा एक्सपेंसिव करके देता है। जैसे शादी का गार्डन है, मेंबर आया 20,000 रुपीज, 30,000 रुपीज, 50,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज, और कोई बाहर का बंदा आता है बोले 4 लाख का गार्डन है, 4 लाख रुपए लेंगे, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। या मेंबर के थ्रू बुकिंग आ रही है तो बात अलग हो जाती है, समझ गए? दिस इज हाउ दे गेट मनी आउट ऑफ इट, इस तरीके से उनको पैसा मिलता है। अच्छा, जय क्लब है जैसे फॉर एग्जांपल, तो उनका खुद का क्या है, उनके खुद के इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज हो गए, चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज हो गया, स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज हो गया, तो उनसे उनके थ्रू इनके पास पैसा जाता है। इसके अलावा जैसे एक बिल्डिंग के लिए फंड आ गया, वो लोग नई बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग के लिए लोगों ने उनको फंड दे दिया, पैसा दे दिया, तो दिस इज हाउ, ठीक है, दे गेट मनी। इसके अलावा जैसे वो स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर टिकट सेल करना, तो या लाइव कंसर्ट ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, कोई जैसे होता है ना, दिवाली का फंक्शन ऑर्गेनाइज करा, न्यू ईयर का फंक्शन ऑर्गेनाइज कर दिया, क्रिसमस कार्निवल ऑर्गेनाइज कर दिया, फेस्ट लगा दिया, इस तरीके से टिकट्स वगैरह सेल करके भी इनके पास अच्छा खासा पैसा जनरेट हो जाता है। ओके, इसके अलावा इनके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि सैलरी वगैरह जो इनको देनी पड़ती है, ठीक है, जो एक्सपेंसेस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन लग जाता है बिल्डिंग वगैरह के ऊपर, ठीक है, वो सारे के सारे इनके खर्चे हो जाते हैं, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग हो गया, स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करने का खर्चा हो गया। इसके अलावा एक इनकम होती है इनकी, जिस इनकम को कहते हैं अपन, सुनना, ठीक है, अब क्या होता है, लेगेसीज कहते हैं उसे, लेगेसीज कहते हैं, लेगेसीज भी एक तरीके की इनकम होती है। लेगेसीज के अंदर क्या होता है, कोई अमीर आदमी है, अब उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, 10 घर हैं उसके, 10 घर बना रखे हैं, रेंट पे चढ़ा रखे हैं, और रेंटल इनकम आती है उसके पास, ठीक है, एक बेटा है एक बेटी है, दोनों यूएस में डॉक्टर हैं, वाइफ की डेथ हो गई, अकेला है, तो उसने क्या किया, 4 घर बेटे के नाम, 4 घर बेटी के नाम, और वो अपने रिटायरमेंट के बाद डेली कहाँ जाता है, क्लब जाता है, ठीक है, कहाँ जाता है, क्लब जाता है, जय क्लब जाता है, उसके और उसी टाइप के उसके 10-12 दोस्त आते हैं, रोज मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, शाम को थोड़ी थोड़ी, ठीक है ऐसा होता है, अमीर बुड्ढे ऐसे ही करते हैं, ठीक है तो वहां पे क्या होता है, खेलेंगे, मतलब दिस इज हाउ ही एंजॉयज हिज लाइफ। और डेफिनेटली अगर बच्चे बाहर हैं, वाइफ नहीं है, तो दोस्तों के साथ ही वो टाइम स्पेंड करेगा, सुबह मंदिर चले जाएगा, शाम को क्लब चले जाएगा, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट जय क्लब, ठीक है, डांस करने के लिए प्ले बॉय क्लब नहीं जा रहा वो, ठीक है, जो आप समझ रहे हो, ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं वो लोग, ठीक है। अब उसको लगा कि यार क्लब इज लाइक उसका दूसरा घर है, उसको लगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लब की तरफ भी होनी चाहिए, क्लब ने उसको एक नई लाइफ दी है जिसकी वजह से वो अपनी बाकी की जिंदगी गुजार पा रहा है। तो इस चक्कर में उसने क्या किया, जब अपनी विल बनाई तो 4 घर बेटे के नाम, 4 घर बेटी के नाम, और 2 घर उसने इसको गिफ्ट कर दिए, एक तरीके से विल में लिख दिया कि जब मेरी डेथ हो जाएगी तो 2 घर ये क्लब के नाम हो जाएंगे। समझ गए क्या? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज लेगेसी। लेगेसी उनको मिल जाती है, इस तरीके से उनको लेगेसी मिल जाती है, इस तरीके से उनके पास क्या आ जाती है, प्रॉपर्टीज वगैरह भी आ जाती है। तो लेगेसी समझ आ गई। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि क्लब के पास किस किस तरीके से कौन कौन सी इनकम आ सकती है, कहां कहां से क्लब के पास पैसा आ सकता है, और कहां कहां पे क्लब के पास से पैसा जाता है। तो आज अपन ने क्या क्या स्टडी कर लिया, ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बनाना, ठीक है, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर बनता है, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा, क्वेश्चन हमें कैसा आएगा, क्वेश्चन हमें आएगा रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर देगा, और हमें उससे क्या बनाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। अब देखो यार, बैलेंस शीट तो नॉर्मल तरीके से बनती है, नॉर्मल तरीके से जैसे अपन बैलेंस शीट बनाते हैं एग्जैक्टली वही बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहेगा। बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या क्या सब कह रहा हूं वो सुनो, बैलेंस शीट तो बनेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मगर क्या होता है जैसे नॉर्मल जब अपन कैपिटल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, यहाँ पे वो कैपिटल ना कहला के यहाँ पे वो कहलाएगी कैपिटल फंड। क्या कहलाएगा वो, कैपिटल फंड कहलाएगा। तो कैपिटल फंड मतलब फंड ऑफ कैपिटल ऑफ दैट एनपीओ। एनपीओ का कैपिटल फंड कहलाता है, क्या कहलाता है, एनपीओ का कैपिटल फंड कहलाता है। बाकी वही उसके पास क्या आ जाएगी, उसके पास सारे के सारे उसके जो भी उसके एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी उसकी इनकम्स होती है, जो भी उसके पास एसेट्स बचती है, जो भी उसकी लायबिलिटीज होती है, सब कुछ आ जाएगा। तो दिस इज ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स बैलेंस शीट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ पे, कैश कहां से आया, कैश कहां गया, इस कॉल्ड एज रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये तो इसके अंदर बनता ही नहीं है। कोई डाउट है, कोई डाउट है तो बोलो, बताओ, नहीं तो मैं चालू करूं। नहीं है तो मैं आगे चालू करूं, ठीक है, चालू करते हैं। थोड़ा थोड़ा लिखेंगे इसके बारे में बेटा, ठीक है, लिखेंगे, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपन फटाफट से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेंगे इसके बारे में, सब्सक्रिप्शन के बारे में।
सबसे पहली जो इनकम होती है ना एक एनपीओ की, वो होती है सब्सक्रिप्शन। क्या होती है? सबसे जो मोटी इनकम होती है, सबसे जो ज्यादा इनकम जो होती है, वो होती है बेटा क्या? सब्सक्रिप्शन की इनकम। कौन सी इनकम? सब्सक्रिप्शन की इनकम। अब सब्सक्रिप्शन की बहुत अच्छी कैलकुलेशन है। सब्सक्रिप्शन एक ये मान के चलना कि 8 नंबर के क्वेश्चन के अंदर कम से कम 2 नंबर से 2.5 नंबर से 3 नंबर तक का सब्सक्रिप्शन का पॉइंट आ सकता है। सब्सक्रिप्शन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के सामने आता है। सब्सक्रिप्शन के बारे में अपन डिस्कस बाद में करेंगे। दूसरा आता है इसकी लाइफ मेंबरशिप फीस। क्या आती है? लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस दूसरी होती है अपनी लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब क्या होता है? ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब जो आपने क्या करा, एक साथ पूरी लाइफ का एक साथ पैसा दे दिया कि भैया जिंदगी के एंड तक मैं आपका मेंबर रहूंगा। अच्छा, इसके अंदर जो लाइफ मेंबरशिप फीस जो एलएमएफ कहते हैं ना इसे, वो ट्रांसफरेबल होती है। ट्रांसफरेबल का मतलब होता है आप चाहो तो किसी को बेच भी सकते हो ये, ठीक है। दूसरा तरीका होता है या तो ट्रांसफर कर सकते हो, दूसरा तरीका होता है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपका जो बड़ा बेटा है उसके नाम पे मेंबरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, उसके नाम पे मेंबरशिप क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। तो दिस इज हाउ मेंबरशिप गेट्स ट्रांसफर्ड। और आपकी नहीं, आपके आने वाली जो पुश्ते हैं उनके पास भी हमेशा मेंबरशिप रहेगी, उसके पास भी हमेशा मेंबरशिप रहेगी। मेरा एक फ्रेंड है, उसके फादर, उसके दादाजी ने जय क्लब की मेंबरशिप खरीदी थी 2,500 रुपए में। जब जय क्लब चालू हुआ था ना, तो उसके जो फर्स्ट 100 मेंबर्स थे उनमें से उसके दादाजी थे। फर्स्ट 100 मेंबर्स में उसके दादाजी थे। 2,500 रुपए इन्वेस्ट करा था उनने, ठीक है। आज की डेट में वो मेंबरशिप जो है वो उनके बड़े बेटे के पास ट्रांसफर हुई है, बट डेफिनेटली छोटा बेटा भी जा ही सकता है बड़े बेटे के नाम पे। मतलब जाती है, पूरी फैमिली जाती है उनकी, बिल्कुल जाती है। मतलब अगर मैंने मेंबरशिप ले रखी है तो मेरी पूरी फैमिली एंटर होगी, मेरे को मतलब मेरी पूरी फैमिली मेंबरशिप होती है, तो पूरी फैमिली जाती है उसके अंदर। ओके, बिलिंग वगैरह बड़े भाई के नाम पे करवा देता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे उनकी चीजें वैसे डिस्काउंटेड रहती है। भाई अगर बिलिंग करवानी है, को सामान खरीदना है तो बड़े भाई के नाम पे करवा लिया तो वो रहेगा, ठीक है। एक्सपायर होने के बाद थोड़ी, हाँ बिल्कुल होती है। दादाजी नहीं है ना उसके, ट्रांसफर दादाजी नहीं है तभी तो बड़े पापा के नाम पे ट्रांसफर ही नहीं तो दादाजी के नाम पे। हाँ 20 साल की होती है मेंबरशिप, नहीं, लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है बेटा। तो वो तो 20 साल का सब्सक्रिप्शन होता है, तो एक एक करके पास होती जाती है, मतलब पास ऑन हो जाती है, बिल्कुल अब नहीं होता है, अब होता है, सब पे डिपेंड करता है। अब रूल्स अगर चेंज कर दो तो अलग बात हो जाती है। कोई फी लगती है, ट्रांसफर के चार्जेस लगते हैं थोड़े बहुत, हाँ 1,00,000-1,50,000 रुपए लगते हैं, ठीक है। पहले ज्यादा लगते थे, आज की डेट में वो मेंबरशिप जो है ना उनकी वो 25 लाख रुपए की है। तो अगर वो चाहे तो किसी और को 25 लाख में बेच सकते हैं मेंबरशिप। 1000%। हाँ तो यार 50 साल भी तो हो गए, 40 साल भी तो हो गए इस वक्त तो, ये फिर भी कितना हो गया? वो उसको कोई मतलब नहीं है। लाइफ मेंबरशिप फीस समझ आ गया। तीसरा होता है एंडोर्समेंट फंड। एंडोर्समेंट फंड, एंडोर्समेंट फंड का मतलब क्या होता है वो सुनो। ये क्या होता है, एक तरीके से स्पेसिफिक फंड को एंडोर्समेंट फंड कहते हैं, स्पेसिफिक फंड को एंडोर्समेंट फंड कहते हैं। हमें कोई स्पेसिफिक फंड मिला, हमने कहीं पे स्पेसिफिकली क्या कर दिया, ठीक है, कहीं पे हमने, ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर हमने पैसा इकट्ठा किया है तो उन फंड को क्या कहा जाता है? एंडोर्समेंट फंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडोर्समेंट फंड कहा जाता है। हमने क्या किया, हमने बिल्डिंग बनानी है तो हमारे पास पैसा आया, पैसा इकट्ठा किया, कहीं हमने इन्वेस्ट कर दिया वो पैसा, उस पैसों के ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है, हर साल रिटर्न आ रहा है, वो पैसा इकट्ठा हो रहा है, पैसा बढ़ता जा रहा है। आप जाके देखना जय क्लब ने नई बिल्डिंग बनाई है अभी, बहुत शानदार नई बड़ी बिल्डिंग बनाई है, तो उसका पैसा कहाँ से आया? एंडोर्समेंट फंड। फंड में लगा देते हैं, बैंक में लगा देते हैं, एफडी करा देते हैं, उसके ब्याज के साथ वो क्या होता है, पैसा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, इकट्ठा करते जाते हैं उसके अंदर पैसा, और एक टाइम के बाद जब वो लाखों करोड़ों में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको क्या कर देते हैं, उससे बिल्डिंग में यूज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। जैसे मैंने आपको बताया था स्कूल के अंदर अपन क्या करते हैं, जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में अपने को क्या देना पड़ता है, सबसे पहले बोलता है कि फाइल बनेगी भैया आपकी, और वहीं पे नहीं, हर जगह पे ऐसा होता है। इनफैक्ट मैं बताता हूँ, आई टोल्ड यू गाइस, मेरा ऑपरेशन हुआ था कुछ टाइम पहले, तो ऑपरेशन जब हुआ था तो सबसे पहले मेरी फाइल बनी थी, तो सबसे पहले मेरी फाइल तैयार हुई, फाइल के चार्जेस लगे, डॉक्टर से मिलने के चार्जेस अलग थे, तो 700 वाज द चार्जेस, 700 रुपए चार्ज लगे थे, 200 रुपए मेरी फाइल के चार्जेस थे, ठीक है, और 500 रुपए डॉक्टर को दिखाने के थे।
तो उसमें उन्होंने कहा सर आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। मतलब मैंने कहा कैसे? नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो आपको 700 नहीं देना, आपको 500 ही दिखाने हैं। 500 ही देना है डॉक्टर को दिखाने के, सिर्फ डॉक्टर के चार्ज लगेंगे, आपकी फाइल तो बन चुकी है ना। तो वो 2 रुपए के पेपर पे उन्होंने जो फाइल बनाई, जो कंप्यूटर में मेरी एंट्री करी, उसके उन्होंने चार्जेस ले लिए 200 रुपए। ठीक है, एनपीओ है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट थोड़ी उनका मोटिव। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं।